अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लाहौर में पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू होने वाला है। आमद जारी है अरकान की और मुशावरत की जाएगी असमिया तोड़ने के हवाले से। अगरचे ये फैसला हो गया है कि असमिया तो तोड़नी ही है, लेकिन जाहिर है इस पर पीटीआई चाहती है कि जो अरकान है या इमरान खान चाहते हैं कि अपने जो अरकान है उनकी इनपुट भी ली जाए, उनकी राय ली जाए कि असमिया कब तोड़नी चाहिए। इसमें जाहिर है दो तरह की आराम मौजूद हैं। एक राय यह है कि 20 दिसंबर से पहले तोड़ दी जाए, एक राय यह है कि 20 दिसंबर के बाद तोड़ी जाए। यानी इससे फर्क क्या पड़ेगा, 20 दिसंबर से पहले टूटती हैं तो 20 मार्च से पहले इलेक्शन हो जाएंगे, और अगर 20 के बाद टूटती हैं तो फिर इलेक्शन मई में चले जाएंगे। अप्रैल में इलेक्शन नहीं हो सकते रमजान की वजह से, फिर मई में चले जाएंगे। तो ये मुशावरत जारी है, लेकिन कल फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि 20 मार्च से पहले ही इलेक्शन होने हैं, यानी 20 से पहले ही असम्बलियां टूटेंगी। एक खबर आपको सिद्दीक जान ने दी थी, और सिद्दीक जान ने खबर ये दी थी कि राब्ता हुआ है पीडीएम का और पीटीआई का, और पीडीएम ने दरखास्त की है पीटीआई से कि जी आप असम्बलियां तोड़ने में जल्दी ना करें, 5-7 दिन हमें दें। यानी वो ये चाहते हैं कि इंगेज किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इलेक्शन को जो है वो मार्च से कम मई तक तो लेकर जाया जाए, बात की बाद में देखते हैं। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करने की कोशिश की गई है, लेकिन इससे तासुर ये मिला कि जो, और फिर सेकंड थॉट आता है जाहिर है नून लीग के जहन में, और सेकंड थॉट ये होता है कि अगर मार्च में या मई में इलेक्शन हम कॉल कर देते हैं और नवाज शरीफ के वापस आने की राह हमवार नहीं होती तो क्या होगा। क्योंकि आपको पता है कि एक बात राना सनाउल्लाह बार बार कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ वापस आ गए और आकर खुद कैंपेन करते हैं और आकर वापस आकर वो पूरी तरह से मैदान में उतरते हैं तो हम पूरी टक्कर देंगे और हम पंजाब जीत लेंगे। तो अब मसला पीडीएम को यह है कि अगर हम नवाज शरीफ वापस नहीं आ पाते, उनकी राह हमवार नहीं हो रही अभी तक, और अगर वो वापस नहीं आ पाते और इलेक्शन मार्च में हो जाते हैं तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। इसीलिए वो जो खबर पहले हुई राब्तों के हवाले से, उसका एक आफ्टर थॉट भी आया है, और उसकी बाद में एक खबर आई है। वो खबर यह है कि जी पीडीएम ने यह फैसला किया है, और पीडीएम से मुराद यहां पर नून लीग है। नून लीग ने यह फैसला किया है कि पेशगी शर्त के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, पेशगी शर्त के साथ। इसका मतलब है यह खबर तो दुरुस्त हो गई कि मुज़ाकरात की बात हुई है या राब्ते तो हुए हैं, वरना तो यह कहना ही पड़ता कि जी हम पेशगी शर्त के साथ नहीं करेंगे। तो यह भी बुनियादी तौर पर यह कहा गया कि हम पेशगी शर्त के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो यह दरअसल मुज़ाकरात से इनकार ही है। उसकी वजह यह है कि पीडीएम को और नून लीग को पता है कि इमरान खान क्या चाहते हैं। एक ही नुक्ता वो चाहते हैं, इलेक्शन चाहते हैं। एक ही बात पर, एक ही नुक्ते पर वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, इलेक्शन चाहते हैं, और क्या मुज़ाकरात होने हैं। तो अगर आप इस नुक्ते के साथ जो है वो मुज़ाकरात में नहीं बैठना चाहते तो फिर मुज़ाकरात का मकसद ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि नून लीग की तरफ से ये मैसेज दिया गया कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। यानी ये तो ऐसा ही है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करे और कहे कि जी मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, कश्मीर पर बात नहीं होगी। तो फिर मुज़ाकरात का मकसद क्या है? अगर कश्मीर पर ही बात नहीं होगी तो फिर किस पे बात होगी? तो इमरान खान से भी अगर अर्ली इलेक्शन पे बात नहीं होनी, तो क्या पाकिस्तान के में पोल्यूशन के खात्मे पर बात करनी है, या नवाज शरीफ की वापसी के और उनके केसेस के हवाले से बात करनी है? फिर बात क्या होनी है? तो ये जो कहा गया है कि जी, ये जो आज खबर मीडिया को दी गई है कि जी पेशगी शर्त के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, एक तरफ इंगेज किया जा रहा है, बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, तो मेरा ख्याल इमरान खान को यह समझ लेना चाहिए कि फैसला उन्होंने करना है। जैसे मैं 2-3 दिन से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि ट्रंप कार्ड इमरान खान के हाथ में है, तुर्क का पत्ता भी इमरान खान के हाथ में है, और ये मैं 2-3 दिन से आपको ये कह रहा हूं कि चाल अब इमरान खान ने चलनी है, चाल इमरान खान के हाथ में है, और बाकी लोगों ने जो है वो फैसला करना है कि अब वो क्या करेंगे, और उनके पास भी फैसले का क्या इम्कान रह जाएगा। कल मैंने आपको आसिफ जरदारी का बयान तो सुनवाई दिया था, निकाल के क्लिप, वो आसमा शिराजी के साथ जो इंटरव्यू किया है उसमें उन्होंने कहा कि जी वो असमियां तोड़ेगा तो हम असमियां तोड़ देंगे, और हम इलेक्शन में चले जाएंगे, और अगर वो असमियां नहीं तोड़ेगा तो फिर हम अपनी अपोजिशन जारी रखेंगे। साफ साफ उन्होंने कह दिया मेरे हाथ में। आसिफ जरदारी साहब ने कुछ और बातें भी की है जो इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं कि जरा उसका तस्करा करें। देखिए, ज़हनी तौर पर आसिफ जरदारी तैयार है कि बहुत बुरा रिजल्ट निकलने वाला है। कैसे अंदाजा होता है? देखिए, उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि देखें बीबी भी तो 14 निशस्तों के साथ पार्लियामेंट में बैठी थी। तो उन्होंने, उनका कहने का मतलब यह है कि बीबी इतना बड़ा कद काट, वो अगर 14 निशस्तों के साथ जो पार्लियामेंट में बैठ गई थी जाके, तो हमें क्या मसला है? अगर हमारे पर भी इतना बुरा, यानी वो कह रहे हैं कि बीबी पर भी इतना बुरा वक्त आया था, अगर हम पे भी इतना बुरा वक्त आ गया और हमें भी जाकर असम्बलियों में बैठना पड़ गया, तो कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। वक्त आता है ऐसा, बीबी के ऊपर भी आया था तो हमारे ऊपर भी आ सकता है।
तो ज़हनी तौर पर वो तैयार लगते हैं आसिफ जरदारी कि उनके का इलेक्शन रिजल्ट जो है वो बहुत कमजोर हो सकता है या बहुत बुरा हो सकता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जनरल आमिर को आर्मी चीफ बनाने की मैंने कोशिश की, लेकिन मसला ये कि ही वाज टू डाउन, यानी बहुत नीचे थे, छठे नंबर पर थे। अगर वो दूसरे तीसरे नंबर पर होते तो मैं उनके लिए कुछ कर सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि आप, और इसके बावजूद उन्होंने नाम दिया जनरल आमिर का। और ये हम पहले कई दफा मैं आपको कह चुका हूं, जब लंदन में मीटिंग हो रही थी और मैंने आपको बताया था कि एक सहाफी जरदारी साहब का पैगाम लेकर वहां गया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक जिस सहाफी ने जरदारी साहब का पैगाम नवाज शरीफ को पहुंचाया, वो बाहर निकल के 3 दफा आकर उन्होंने बाहर टेलीफोन पर जरदारी साहब से बात की है, तो कि वो ये कह रहे हैं। तो उस वक्त जरदारी साहब की पूरी कोशिश थी कि जनरल आमिर जो है उनको आर्मी चीफ बनाया जाए, या उनकी रिकमेंडेशन वो थी, लेकिन वो छठे नंबर पर थे। जाहिर है ये इंस्टीट्यूशन में इतना मुमकिन नहीं था कि टॉप के जो आप जर्नैल हैं उनको छोड़ के और आप नीचे से लगा दें। माजी में अगरचे ऐसे हुआ है, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं थे। इस पर बहुत ज्यादा वो, अब हालात बहुत मुख्तलिफ हैं, हालात बहुत तब्दील हो चुके हैं। तो साफ साफ बता रहे हैं आसिफ जरदारी कि मैंने जनरल आमिर को आर्मी चीफ बनाने की कोशिश की। यही बात अगर इमरान खान ने कही होती कि मैंने फलां को आर्मी चीफ बनाने की कोशिश की, तो इस वक्त जो है वो एक हंगामा बरपा होता। लेकिन चूंकि जरदारी साहब ने कहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जरदारी साहब जो है उन्होंने खुलकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तो इससे एक और भी बात साबित होती है। इसका मतलब यह है कि आप मेरिट पर नहीं जाते। ये जो रिवायती हमारी सियासी जमातें हैं, नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी, बाकी लोग, ये अपना बंदा लगाना चाहते हैं, ये मेरिट पर नहीं जाना चाहते। मेरिट पर तो जाहिर है आप टॉप 3 टॉप 4 को जो है वो उन ऑप्शंस पे गौर करेंगे या उनमें से कोई फाइनल करेंगे। मेरिट पर तो मेरिट तो यही बनता है कि आप सीनियर मोस्ट में से लगाएं, लेकिन आप मेरिट से हट के अपने बंदे को लगाना चाहेंगे। उसकी वजह यह कि जरदारी साहब ने खुल के कहा कि मैं सिर्फ उनको जानता हूं, यानी जिसको मैं जानता हूं, जो मेरा बंदा है, जिसका मेरा राब्ता है, मैं उसी को आर्मी चीफ लगाना चाहूंगा, बाकी मेरिट जाए भाड़ में। तो ये जो है वो सीधा सीधा उन्होंने, और ये बात अब इस तरह की बातें करने में कोई शर्म भी महसूस नहीं करते। जो हमारे आज के सियासतदान है वो कोई शर्म भी महसूस नहीं करते और वो खुल के बात करते हैं। एक बात उन्होंने आसिफ जरदारी साहब ने और भी की, वो उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम जो है, मैंने सूबों को इख्तियार देकर अपनी रियासत जो है वो यानी सूबों को इख्तियार दिया और मैं 18वीं तरमीम लेकर आया, तो ये मेरी फिलॉसफी थी। मैंने सदर का इख्तियार जो है वो नीचे दे दिया। भाई ये इतने कोई आप अच्छे तो हैं, चले मैं मान लेता हूँ आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका मकसद क्या है? इसका मतलब मकसद ये था कि सूबों को ज्यादा से ज्यादा इख्तियार दिया जाए, क्योंकि जरदारी साहब को साफ पता था कि मैंने, जब मेरे पास हुकूमत नहीं होगी तो मेरे पास सिंध होगा, और जब मेरे पास सिंध होगा तो सिंध के पास इतने इख्तियार होने चाहिए कि विफाक में किसी की भी हुकूमत हो, मैं यहां पर खुलकर खेलता रहूं। तो ये फॉर्मूला जरदारी साहब के जहन में था और उसमें कामयाब रहे। उसके बाद आप देखें कितनी हुकूमतें आई हैं, लेकिन सिंध में जो गुल मचाया है वो जरदारी साहब और उनकी पार्टी ने, उनको कोई रोक नहीं सका। तो फेक अकाउंट्स में सारी कहानी हमारे सामने आ गई है कि कैसे कैसे वहां पर खेल होते रहे, कैसे कैसे वहां पर सूबे का बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन जो है वो करप्शन की दास्तानें रकम होती नहीं। तो ये बुनियादी मकसद भी यही था कि एक सूबा कम से कम हमारे पास पूरे इख्तियारात के साथ रहे, ताकि हमारी वो एक मिनी रियासत हो और उस रियासत में हमें कोई तंग करने वाला और छेड़ने वाला ना हो। हमारे इख्तियारात में कोई आकर ये ना कहे कि जी जो विफाक से जो है वो रोका जा रहा है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने, उनका प्लान ये था कि अगर किसी की भी हुकूमत होगी मरकज में तो हमें सूबे में तंग ना किया जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के तहत आप 18वीं तरमीम लेकर आए, और 18वीं तरमीम में किसी दिन इस पर अलग से बात करेंगे कि 18वीं तरमीम की वजह से बहुत सारे पाकिस्तान में मसाइल भी पैदा हुए हैं। बहुत सारे मसाइल भी 18वीं तरमीम की वजह से पैदा हुए हैं, और आज 18वीं तरमीम पे बात करना ऐसा लगता है कि जैसे खुदा ना खास्ता कोई ब्लास्फेमी हो रही है और खुदा ना खास्ता को तौहीन हो रही है, या पाकिस्तान तोड़ने की बात हो रही है। अगर 18वीं तरमीम पर बात, यानी इस पर बात करना भी जो है वो गुनाह समझा जाने लगा है। तो ये सूरत हाल है। अब इजलास जो है वो शुरू हो गया है, या हो रहा है थोड़ी देर में पार्लियामानी पार्टी का। तो फिर रात में से पता चलेगा कि उसमें क्या हुआ है, उसमें क्या डिस्कस हुआ है, उसमें क्या चीज़ें हुई हैं, और उसमें क्या तय पाया, और फिर कल खैबर पख्तूनख्वा के साथ है। तो मेरा ख्याल है कि शायद संडे या मंडे तक तहरीक इंसाफ इस नतीजे पर पहुंच जाएगी कि उन्होंने असम्बलियाँ कब तोड़नी है, क्या करना है। तो ये है जी सूरत हाल, और ये है जी अपडेट्स। और इसमें जो असल बात है वो ये है कि नून लीग इस वक्त परेशान है कि मियाँ साहब अगर वापस ना आए तो हम मुज़ाकरात करके मई के लिए माने तो माने कैसे, पहले मियाँ साहब का तो रास्ता हमवार करें। तो इसीलिए वो चाहते होंगे कि इमरान खान के साथ वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें मियाँ साहब की वापसी का जो अमल दखल है वो ज़रूर, अपने मुंह से वो कह नहीं सकेंगे, क्योंकि कल इमरान खान कह देगा इन्होंने मुझसे तो ये मांगा था कि नवाज शरीफ को वापस आने दें। तो बहरहाल मुझे इन मुज़ाकरात से निकलता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा।
देखें क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।